कल्याण परिषद के सेक्रेटरी वत्स जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आपसे संवाद करने का मौका दिया। हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, आपके दूसरा एक हॉल उसमें हमने स्वास्थ्य विज्ञान संगोष्ठी हमने की थी। तो जो लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे निवेदन है उनको कि अगले 15 मिनट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है उनके स्वास्थ्य से संबंधित। अगर वो सुने तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके साथ ही मैं मुख्य अभियंता श्री अशोक निगाह जी को निवेदन करना चाहूँगा और बाकी उपस्थित सभी मान्य जितने मुख्य अभियंता है उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था और महाराष्ट्र में जो हमारा कार्यालय है उसका दिल्ली का एक छोटा सा बाशिंदा हूँ। और जो हांडा जी ने कहानी सुनाई कि जो चिड़िया आग बुझा रही है, मैं वही छोटी सी चिड़िया का काम दिल्ली में रहकर करता हूँ। क्योंकि आग आप बोलेंगे कहाँ लगी है, तो वो आग जो लगी हुई है हमारे देश में, जो हमारी गुलामी की जो आग है। आप कहेंगे कि आज हम गुलामी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मेरा ये मानना है कि जो आज़ादी से पहले हम गुलाम थे उस गुलामी से ज्यादा गुलाम हम आज हैं, विदेशी व्यवस्थाओं के, विदेशी भाषाओं के। तो उन सबका जो अनुसरण करके हमने आज अपने बाकी सभी के गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो बाकी सभी व्यवस्थाएं हैं उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य, जिसको हमने मुझे लगता है कि बिगाड़ लिया अमेरिका और यूरोप की नकल करके। क्योंकि हम अपनी आबोहवा और जलवायु के हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न जी रहे हैं। उस कारण से हमारा जो स्वास्थ्य बिगड़ गया है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मुझे ही लगता है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें 1 जनवरी को कभी किसी को बताने की जरूरत पड़ती नहीं कि हमारा नया साल आज है। सब मनाते हैं, लेकिन आज हमें दिलाना पड़ रहा है याद। तो उसके लिए वत्स जी ने बहुत अच्छा एक यज्ञ का कार्यक्रम किया, जिससे मुझे लगता है डीडीए की वातावरण बहुत और भी शुद्ध हो गया, जिससे कि अब साल भर बहुत आराम से काम कर पाएंगे आप। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्वास्थ्य कि हमें जो बचपन से पढ़ाया गया, मैं अपनी बात अगर करूं कि मैं जिस अमेरिकन कंपनी में काम करता था वहां अंग्रेजियत के बलबूते पे, और कोई ज्ञान हो ना हो लेकिन अंग्रेजियत के बलबूते पे हमें वहां पर काम दिया जाता है। और आप अगर अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं तो बाकी सभी चीजें नीचे बैठ जाती हैं, चाहे वो कोई भी और भाषा हो, तमिल हो चाहे गुजराती हो। जब तक वो आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे हिंदी, आपको हिंदी समझ में आती है, मुझे हिंदी समझ में आती है, हम दोनों जब तक हिंदी में बात कर रहे हैं हम दोनों समान हैं। लेकिन जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी वो दूसरा नीचे बैठ जाता है, फिर दूसरे का आत्मविश्वास नीचे हो जाता है, आपका ऊपर हो जाता है, और दूसरे की अंग्रेजी अच्छी है तो उसका ऊपर हो जाता है, आपका नीचे हो जाता है। ये हमारे देश में हो गया। देखिए सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आज के डेट में जो हमारे बच्चे हैं वो जंक फूड खाते हैं, बहुत ही गर्व के साथ बोलकर जंक जंक जंक। और हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो मैं देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता कि जंक का मतलब क्या होता है। JUNK का डिक्शनरी में अगर अर्थ देखें तो आपको भी पता होगा कि उसका मतलब होता है कूड़ा, कचरा। तो हम कहते हैं जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोले तो उसका अर्थ होगा कि कूड़ा खाना खा रहे हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ एक हिंदी को अंग्रेजी में बोलने से हम लोग अपने खाने में कितना बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। उसको हिंदी में बोलेंगे तो हम बिल्कुल भी ना खाएं। इसका सबसे बड़ा कारण है, बताया, गांधी जी ने भी बोला कि जो बहुत बड़ा एक काम किया वो है कि जो स्कूल और घर में जो वातावरण है वो दोनों में बहुत भिन्नता है हमारे देश में। और बच्चा जो स्कूल में वातावरण चाहे सही हो या गलत उसको ही सही मानता है, अपने घर को नीचा करके मानता है। गांव में हमने बहुत काम किया, वहां पर हमें बोला जाता है कि आप गांव के बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा देने जाते हैं तो पता लगता है 1-1.5 साल बाद कि जो बच्चा गांव में रहकर किसानी कर सकता था वो पढ़ लिख कर शहर के लिए तैयार हो जाता है नौकरी करने के लिए। गांव में खेती कौन करेगा, और शहर वाला पढ़कर विदेश के लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि गांव में शिक्षा देकर हम गांव को आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी चीज, उनके पास सामने हमने टीवी रख दिया। दिल्ली में भी यही हाल है, हर जगह यही हाल है। टीवी रखने के कारण क्या हो रहा है कि बच्चे आजकल वो खा रहे हैं या वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कि जिसमें आपका वजन बढ़ गया, आपको कई बीमारियां लग गई,
आपको कहीं कुछ थकान हो गई, कुछ हड्डियों में दर्द हो गया, क्योंकि आपको काम फील्ड में काम करना पड़ता है, ऑफिस में बैठे बैठे रह के काम करना पड़ता है। तो कुछ मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि अगर आप वो सब जो कर रहे हैं आज की तारीख में आपको याद होगा पहले, ये भी हो सकता है आप भूल गए हो, क्योंकि हमारे आसपास जो एक परिवेश बना दिया गया वो ऐसा बना दिया गया कि हमें वो सब चीजें बेमानी लगती हैं कि शायद हम पिछड़ापन का कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जमीन पर बैठकर खाना खाना, हम जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं। हम कहीं शादी में अगर जाते हैं तो हम जमीन पर बैठ के खाने की हिम्मत नहीं कर सकते, और जो हमें खाना नीचे बैठ के खाते दिखता है हम उसको पिछड़ा मानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जमीन पर बैठकर खाने से आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। पहली छोटी सी बात यह है, जमीन पर बैठकर खाएंगे तो आपका खाना जहां जाना चाहिए पचने के लिए वहां जाएगा, लेकिन हम उसे पिछड़ा मानकर हम अपने घर में डाइनिंग टेबल ला लाकर हम उस पर खा रहे हैं। तो अब देखिए क्या हाल हुआ है हमारा। ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण मैं छोटा सा आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज, हमने पानी पीने के तरीके खराब कर दिए अपने। एक बहुत सब लोग बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरा वजन 95 किलो था, मैंने बीमारियां होने के चांस जो हो गए थे उन सबको दूर किया। ना मैं प्राणायाम कर पाता हूं, ना योगा कर पाता हूं, कर भी नियम नहीं बना पाया। तो मुझे लगता था कि क्या चीज मुझे ठीक करेगी। तो राजीव दीक्षित जी की सीडी मैंने जो सुनी पहली बार, उसमें बताया गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं उसे पचाइए। क्या खा रहे हैं वो महत्व का नहीं, आप जो खा रहे हैं उसे पचाए वो महत्व का। तो पहली बात तो ये कि पचाना हमें सीखना पड़ेगा, जो हम भूल गए। ये अपने घर में भी अगर हम बताएं तो बहुत अच्छा होगा। हम कुछ सीडी आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें यह विस्तृत जानकारी है, लेकिन मैं आपको मुख्य तौर से ऊपर से बता रहा हूं कि क्या उसमें है। सबसे पहली चीज है कि हम खाना खाने के बाद पानी कितने लोग पीते हैं, आप लोगों में से मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। खाना खाते ही पानी कितने लोग पीते हैं? खाना खाया और एकदम से पानी पी लिया। आपको मैं बताऊं जी, जिंदगी में आपके सबसे बड़ा अगर तूफान कोई चीज मचा सकती है स्वास्थ्य के रूप में, तो वो एक गिलास पानी है, जो आप खाना खाते ही आधे घंटे में या 15 मिनट में आप पी लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। हमारे सामने पोस्टर लगा है, उसमें भी हमने लिखा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप अपना खाना पचाएं। क्योंकि होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। हम और जगह लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम इसको अलग तरीके से बताते हैं कि शरीर में आग जलती है एसिड की, ये सब। लेकिन आप सब लोग साइंस के वजह आपका बैकग्राउंड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइल्यूट हो जाता है आपका एसिड, और आपका खाना पचता नहीं, आपका खाना सड़ता है। जैसे आप खाना खाते ही उसके बीच में या उससे पहले आप पानी पी लेते हैं। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि खाना खाने के पानी नहीं पीना, उससे आपका खाना पचेगा। क्योंकि सड़ते ही आप देखेंगे बहुत सारे लोग, आपके घर में महसूस किया होगा, अगर आप नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छा है, घर में आपके जो भी कोई पी लेगा सबसे पहले गैस पैदा होगी खाना खाते ही, क्योंकि वो सड़ रहा है। उसका सेकंड बाय प्रोडक्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल। जो आज हम कोलेस्ट्रॉल की शिकायत करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करूं तो वो तभी बढ़ेगा जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब वो सड़ रहा है। तो जितने भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो ध्यान दें कि उनका खाना पच नहीं रहा। तो आप कहेंगे कब पीना है, तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गिन के ले लीजिए इसको, और आप देखेंगे 6 महीने में ही आपकी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। आधे से ज्यादा दवाई और बीमारियां आपके गायब हो जाएंगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार में किया है। दूसरी चीज आप जो करते हैं सबसे खराब, वो है गट 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 करके पानी पीना। जब भी आप पानी पीते हैं, लोटा लिया, गिलास लिया, बोतल ली, फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा पानी हमने अपने पेट में उतार लिया, वो बहुत गलत तरीका है। आप जब भी खाना खाएं, उसके बाद जब भी पानी पिए, आप घूंट घूंट भर के पानी पीजिए, जैसे चाय पीते हैं। इसे देखेंगे, और जब भी पानी पिए बैठ कर पीजिए, ये ध्यान रखिएगा। आलती पालती मारकर, आधे बैठने की स्थिति जो कुर्सी पे बैठने की है, ये विदेशी अंग्रेजी से आया है। हमें आलती पालती मारकर बैठकर पानी पीना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आपके जो घुटने का दर्द है जो होने वाला है, सबसे एक छोटी चीज यही कि घुटने का दर्द नहीं होगा आपको कभी भी, अगर आप बैठकर पानी पिएंगे और सिप सिप करके पानी पिएंगे। मोटापा कम करने की रामबाण दवा है सिप सिप करके पानी पीना, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना। एक दूसरी गंदी आदत हमारे घर में आई है कि हम ठंडा पानी बहुत पीते हैं, क्योंकि फ्रिज सबके घर में है। फ्रिज जो है दवाइयां रखने के लिए इन्वेंट किया गया था, पानी नहीं। हम अपने ही हाथों से जहर खा रहे हैं, तो पानी रख रहे हैं, उसमें हफ्ते भर की सब्जियां लाके बाजार से रख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
आप वो सब ना करें, उस फ्रिज को कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपको करना है, लेकिन पानी और सब्जी और खाना रखने के लिए ना करें। उसका एक छोटा सा मैं बताऊं, जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके पेट में उसको गर्म करने के लिए ब्लड पूरे शरीर से मांगेगा, और अब बार बार उस ब्लड को बार बार ठंडा पानी पिएंगे, हाथ से, हार्ट से, दिमाग से ब्लड वहां जाएगा पेट की तरफ उस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए, तो आपको पैरालिसिस होने का पूरा पूरा गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जिस अंग से आपका खून बार बार आप रोज पानी ठंडा करके ले रहे हैं, वो शरीर में ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहां पैरालिसिस होने का पूरा संभावना रहती है। ठंडा पानी का एक और नुकसान है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी ही होगी। तो हमेशा जब भी पिए गुनगुना पानी पीजिए, सर्दी का मौसम है तो मटके का पानी पीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। चौथी चीज पानी की है कि आप सुबह सुबह उठते ही पानी पीजिए, बासी बिना कुछ कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, कुछ भी। आप सुबह पिएंगे तो आप देखेंगे जो आपके पेट में, जब भी आप सिप सिप करके पानी पीते हैं या सुबह से उठते ही पानी पीते हैं, तो जो मुंह में लार बनी है वो आपके मिलकर आपके पेट में जाएगी। तो एसिड और एल्कलाइन, आपकी जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो एल्कलाइन होता है, पेट में एसिड होता है। अब दोनों मिलते हैं, आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, एल्कलाइन और एसिड मिलेगा तो न्यूट्रल होगा। तो आपकी लार मिलकर पेट में जानी जरूरी है। तो आपका पेट अगर न्यूट्रल रहेगा तो आपकी बीमारियां दूर रहेंगी आपसे। तो आप ये ध्यान रखिए कि पानी सिप सिप करके पीना इसीलिए बहुत महत्व का है, और सुबह उठते ही पानी पीना ज्यादा महत्व का है, क्योंकि पूरी रात जो लार बनी है वो बहुत बड़ी औषधि है। उसको आप अगर पेट में लेकर जाएंगे तो आधी ज्यादा बीमारियां आपकी दूर होंगी, कम से कम 48 बीमारियां। आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज नया साल है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं हर कोई देता है, लेकिन उसको अच्छा कैसे बनाए ये कोई नहीं बताता। शुभकामनाएं देने से मैं मानता हूं कि काम नहीं बनता। मैंने ये निश्चय किया कि जो मेरे पास कुछ भी है, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं कि आपको मैं कुछ बताऊं, लेकिन आपके बच्चा होने के नाते मेरे पास कुछ थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आपसे सिर्फ बांटना चाहता हूं। आपको मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने घर में किया, मेरे माता पिता के साथ किया, उनकी हालत बहुत अच्छी है, बहुत सुधर गई है। तो ये अगर आप अपने घर में करेंगे, अंग्रेजियत की नकल करे बिना, तो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि ये आपका स्वास्थ्य ये साल अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। क्योंकि नकल के चक्कर में हमने बहुत खराब कर दिया। शिक्षा मिली थी वो उसने हमारे अंदर अहंकार भर दिया, हम अहंकारी हो गए, हम सहज नहीं रह गए, सहजता हमने खो दी। हम किसी के सामने कुछ होते हैं, किसी के सामने कुछ होते हैं, तो मन में जो द्वंद्व चलता रहता है ये भी कई बीमारियां पैदा करता है। अगर आपके अंदर किसी को सच बोलने, कुछ उसकी बुराई करने का मन है तो उसके मुंह पे कर दीजिए। उसको मन में रखेंगे तो कई विकार पैदा होंगे, तो उससे ऐसे रस पैदा होंगे जो आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो हम जो ये दिखावे वाली जिंदगी में आ गए, हिपोक्रेसी, मैं आपको एक बताता हूं कि पब्लिक हिपोक्रेसी में अमेरिका और यूरोप का कोई जवाब नहीं, ये बहुत पुराने दार्शनिक ने बोला है। लेकिन प्राइवेट हिपोक्रेसी में हमारा कोई जवाब नहीं, भारतीयों का। क्यों? क्योंकि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपको मैं कहूं कि आप ये सब करिए, सब कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, घर जाते ही सबका वही हो जाता है। क्या करें, हमारी तो आदत हो गई है। आपको मैं बता दूं कि आप जो समय बचाते हैं, छोटी सी मैं जानकारी दूंगा। कुकर, प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का होता है। हांडा जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं। हांडा जी, आप जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, हम अपने हाथों से अपने घर वालों को जहर दे रहे हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि वो जो बनाकर देंगे घर के जो पुरुष हैं वो खा लेंगे। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप प्रेशर कुकर और जो मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा वो बंद करें। क्यों? प्रेशर कुकर दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसमें आप खाना बनाए रख के खा सकते हैं, दुनिया का। हमारे देश में बॉक्साइट के खजाने हजारों सालों से भरे पड़े थे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी एल्यूमिनियम नहीं बनाया, क्योंकि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल होता है। अगर उनमें इतना दिमाग था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा स्टील बना सकते हैं, तो इतना भी दिमाग था कि वो एल्यूमिनियम भी बना लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेटल सबसे खराब है। हमने क्या किया? अंग्रेजों ने लेकर आए इसको अपनी जेल में कैदियों को खाना खिलाने के लिए, जिससे कि वो जल्दी मरे। हमने उसको अपने घर में लेकर आए, और आज भी जेलों में ये कानून चल रहा है कि आपको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना मिलेगा। और हम खरीद के एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर घर में लाकर उसमें जल्दी के चक्कर में खाना बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा,
मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में जल्दी खाना बनाने के चक्कर में हम डायबिटीज, अस्थमा, आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं वो ज्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अस्थमा, डायबिटीज, ये सब, अस्थमा की ज्यादातर, सांस की ज्यादातर बीमारी उन्हीं को लोगों को होती है। आप कभी देखिएगा, ये कारण वही है कि जो एल्यूमिनियम उनके घर में घुस गया, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं वो बर्तन। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे ऋषि मुनियों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हारों की पूरी जमात खड़ी की गई तो मिट्टी के बर्तन बनाए गए। मिट्टी सबसे बेस्ट है जिसमें आप खाना बना सकते हैं। गैस पर भी हम बनाते हैं, कोई नहीं टूटते। आप धीमे आंच पर बनाइए, धीमे धीमे खाना बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। जो कैल्शियम के लिए आप दवाई ले रहे हैं, जो कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से एक है, जिस कैल्शियम के लिए आप दवाई खाते हैं वो कैल्शियम आपको सीधा दाल से वैसे ही मिल जाएगा। उसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन वो तभी होंगे, तभी आपको मिलेंगे जब आप उसे हांडी में बनाएं। सेकंड बेस्ट है कांसा, तीसरा है पीतल, उसके बाद आएगा स्टील, उसके बाद है लोहा। इस क्रम में आप अगर खाना किसी में बनाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में नहीं बनाना, तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। मैं आपको चारों तरफ से वार करने के लिए बोल रहा हूं अपने बीमारियों पे। सब चीज का पालन करेंगे आप, तो आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव आपके अपने आप हो जाएंगे। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अगला जो है वो है नमक। मेरे बचपन में मुझे स्कूल में बकायदा मेरी किताब में डाल दिया गया ये बात कि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे, तो एक चित्र लगा दिया कि आपके गले में वो घेंगा हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला गया। मैं डर के मारे अपने माताजी को बोलता था कि नहीं, आप ये नमक, आयोडीन युक्त नमक ही लाना, फ्री फ्लो नमक ही लाना। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घरों में जो बीमारियां घुस गई हैं, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उसका बहुत बड़ा एक कारण है ये आयोडीन युक्त नमक। आप में शायद कई लोगों को पता भी होगा कि आप पहले, आज व्रत है, आपको मैं एक बातें क्यों बता रहा हूं कि आज जो व्रत आपने शुरू कर है, आपको गलतफहमी ना हो कि आप शाकाहारी हैं, क्योंकि हम व्रत में कई सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो कतई शाकाहारी नहीं है, लेकिन आप समझ के खाते हैं। तो अभी तक हम अज्ञानता के अंधकार में उसे खा रहे हैं, लेकिन आज मैं अगर आपको बताऊंगा तो उसके बाद अगर खाएंगे तो क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रता से आपको बोल रहा हूं, मेरा मतलब दूसरी तरह मत लीजिएगा, कि वो मूर्खता का अंधकार होगा। वो हम हमारी बहुत सारी रिसर्च के बाद हम बताएंगे, आप, मैं बता रहा हूं आपको ये बात। तो नमक आप व्रत में कौन सा खाते हैं मुझे बताइए, तो मुझे बताइए जब व्रत खत्म हो जाएंगे तो कौन सा नमक खाएंगे आप लोग? ऐसा क्यों? आप व्रत में कोई चीज खाते हैं, आप फल खा रहे हैं, वो किसी कारण से है कि आप, वो पवित्र है, मानते हैं इसी चीज को? किसी पवित्रता के कारण आपने सेंधा नमक खाया, लेकिन व्रत के खत्म होते ही आपने अपवित्र चीज फिर से खाना शुरू कर दिया। तो आप जो नमक, उसको बंद कर देंगे अगर आप, तो सेंधा नमक खाना शुरू करिए और काला नमक खाना शुरू करिए। आपके घर से बीपी, थायराइड की बीमारियां गायब हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है नमक। उसके साथ आप अगर चीनी बंद कर पाए, मैं थोड़ा समय कम है, मैं जल्दी जल्दी 2-3 चीजें बताऊंगा आपको, फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चीनी, आप मीठा मत बंद करें, चीनी बंद करें। चीनी का बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, और अगर नहीं हो सके तो धागे वाली मिश्री, कुंजा मिश्री आप इसको बोलते हैं, तो अपने घर में इसका बदलाव कीजिए। चीनी जो है बहुत एसिडिक है, लाखों बीमारियों की जड़ है। एक अगली चीज मैं आपको बता दूं, चाय। अगर आप व्रत में चाय पी रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप शाकाहारी, व्रत आपका फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि जब कोई जानवर कटता है बूचड़ खाने में, उसका एक भी उत्पाद बेकार नहीं जाता, चाहे उसका खून हो, चाहे हड्डी हो, चाहे बाल हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया होता है जानवर को वहां तक लाकर काटने में और पूरा सेटअप करने में। तो जो चाय, जो जितने भी जानवरों के खून के सबसे बड़े ग्राहक है चाय की कंपनी है। क्योंकि आप जो चाय पी रहे हैं, जो पत्ते वाली चाय होती है वही प्योर है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। आप जो पी रहे हैं वो चाय की धूल है, तो धूल पी रहे हैं, उसमें नेचुरली कोई कलर नहीं होता। उसमें कलर लाने के लिए बकायदा ये कंपनीज, उसमें खून का रंग मिलाया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं सिर्फ व्रत के दिन, बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम सनातनी है या हमारा व्रत फलीभूत होगा। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, असली व्रत तब होगा जब आप वो सरदर्द बर्दाश्त करें जो चाय छोड़ते ही होगा आपको, तो आपकी असली तपस्या है, आपका असली भक्ति तभी होगी। तो ये आप नवरात्रों में आप ये प्रण कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं रेजोल्यूशंस आर मेड टू बी ब्रोकन। तो मुझे लगता है उनकी कहावतों में ऐसा होगा। हमारे यहाँ पे कोई प्रण, अगर व्रत का मतलब होता है कोई प्रण लेना, अगर आप लेंगे चाय छोड़ने का,
तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, शारीरिक रूप से भी और आपके धर्म की दृष्टि से। दूसरी चीज, आप सुबह सुबह करते हैं, ब्रश करते हैं आपने, तो आपको मैं बता दूं, ब्रश जो होता है, कोलगेट जो होता है, या कोई भी कंपनी का जो टूथपेस्ट होता है, वो जानवरों की हड्डी के चूरे से मिले बिना बन ही नहीं सकता। और ये जो कंपनियां हड्डी का जो हड्डियां बचती हैं मीट एक्सपोर्ट करने के बाद, उन हड्डियों का चूरा जो है कि सबसे बड़ी ग्राहक ये टूथपेस्ट की कंपनियां हैं। तो आप अगर व्रत के दिन सुबह सुबह अगर हड्डियों का चूरा अगर दांत में रगड़ते हैं, तो माफ कीजिएगा, आपका व्रत फलीभूत नहीं होगा। तो आपको मंजन, दातुन, किसी भी पेड़ का, नीम का दातुन करिए, मंजन करिए, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी तरह का मंजन करिए। क्यों? क्योंकि आपके मसूड़ों की मालिश होना जरूरी है। मसूड़ों की मालिश केवल दुनिया में एक ही चीज कर सकती है, वो है आपकी उंगली। कोई भी ब्रश दुनिया में नहीं बना जो आपके मसूड़ों की मालिश कर दे। मसूड़ों की मालिश होगी तो आपके दांत मजबूत होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मसूड़े जो हैं वो हमारे बहुत सॉफ्ट हैं। विदेशों में सबसे ज्यादा दुकानें जो हैं डॉक्टरों की, वो दांतों के डॉक्टरों की है। जिन देशों की वो कंपनियां हैं, वहां सबसे ज्यादा दांत खराब है लोगों के। अगर इतना ही अच्छा होता तो वहां पे भी कभी इतने डॉक्टर के होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे जो कहने आया कि आज हमारा नया साल प्रारंभ है, तो हम नए साल के दिन बहुत अच्छे अच्छे प्रण लेते हैं। आप उनमें से एक प्रण ये लीजिए। समय थोड़ा कम है तो मैं एक जानकारी और दे दूं कि हम अभी हमारी संस्था जो है स्वदेशी की, तो राजीव दीक्षित जी ने बहुत काम किया जिंदगी भर। एक IIT में पढ़ते थे, ये CSIR के काफी रिसर्च पेपर्स पे काम किया इन्होंने। तो इनकी प्रेरणा से आज इस दुनिया में नहीं है, ये 2 साल पहले देहांत हो गया, लेकिन आज इनकी प्रेरणा से हम आज देश भर में चिकित्सा के शिविर लगा रहे हैं। अभी पहला शिविर जो हमने इसी शनिवार इतवार को हमने संपन्न किया, बहुत सफलतापूर्वक। मैं चाहूंगा कि जो हमारे मुख्य अभियंता अशोक जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रकार का एक शिविर जिसमें हम 2-3 वैद्य हमारे आते हैं महाराष्ट्र से, वो जो क्रोनिक डिजीज है 10-12, एस्थमा हो गया, पाइल्स, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, इन सब का जो परीक्षण करके और उसका जो सुधार के लिए, उसके निवारण के लिए एक चिकित्सा का शिविर जो है हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं DDA में। तो अगर इस प्रकार का कोई शिविर लगेगा केवल DDA के लोगों के लिए, तो 2 दिन का ऐसा शिविर हम लगाते हैं। तो मुझे लगता है जो मैंने बताया उसको बहुत गहराई से आप लोग समझ पाएंगे। हमारे साथ एक भाभा एटॉमिक रिसर्च के एक साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस काम पे और रिसर्च की है। तो आप इंजीनियर्स हैं, आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो सकता है उसमें। तो मैं आप सब लोग अगर उसे करवाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके साथ मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और वत्स जी को दोबारा धन्यवाद दूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।